हाँ जी बेटा, देखो हमारी ना 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी। अब जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो आती है सेल बायोलॉजी। जो रिवाइज सिलेबस हुआ है उसमें इस यूनिट में कोई चेंज नहीं किया गया। इस यूनिट के 3 चैप्टर हैं और जो तीनों चैप्टर है उनको एज इट इज़ यहाँ पर कर रखा है। दैट मीन्स कोई चेंज नहीं है जब हम सेल बायोलॉजी की बात करेंगे। सेल बायोलॉजी के अंदर कोई भी चेंज करने का रीज़न कोई भी चेंज ना करने का रीज़न ये हो सकता है बिकॉज दिस इज़ ए कोर टॉपिक। मैंने वर्ड लिख रखा है, क्या लिख रखा है, क्या बोली मैं, कि ये कोर टॉपिक है। कोर टॉपिक का मतलब होता है बेटा कि हर साल नीट के अंदर सेल बायोलॉजी के 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी, कि एटलीस्ट 3 से 5 क्वेश्चंस हर साल नीट में सिर्फ सेल बायो से ही आते हैं और यही कारण है इसको हम कोर टॉपिक बोलते हैं। अब सोचोगे कि मैम बुक से सडनली आप रजिस्टर पे कैसे आ गए। प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी बुक है उसका जो फर्स्ट पेज है वो गायब है। गायब क्या, तुम्हारे ही बहन भाई है, उन्होंने उस पेज को गायब कर दिया, फट गया। तो जो मेरी बुक है एलिमेंट्री उसमें सेल थ्योरी से दे रखा है। सेल थ्योरी से जितना भी जो ये जनरल सा इंट्रोडक्शन है मैं आप लोगों को यहीं से करवाऊंगी कि कैसे कैसे जो सेल थ्योरी की जब हम बात करते हैं हमारी सेल बायोलॉजी में उससे पहले क्या चीज़ आती है। ठीक है बेटा, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख लिया कि क्या एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन के। हम इसमें क्या करेंगे, सेल क्या होती है, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ओवरव्यू ऑफ द सेल। ओवरव्यू ऑफ द सेल का मतलब सेल्स के कितने टाइप हैं, कहाँ कहाँ मिलती है, और उस सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि हम सेल ऑर्गेनली के नाम से जानते हैं, ये सारी चीज़ें इस सेल बायो के चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। देखो बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके। बायोलॉजी दैट मीन्स द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। और विटकर ने ये चीज़ पहले ही बता दी कि अर्थ के ऊपर जो लिविंग क्रिएचर्स है वो सिर्फ 5 ग्रुप के अंदर आते हैं। इन लिविंग की स्टडी को बोलेंगे बायोलॉजी। एरिस्टोटल, जिनको कि अरस्तु भी बोलते हैं हम हिंदी में, ही इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। थियोफ्रेस्टस, उनको नाम दिया गया था फादर ऑफ बॉटनी। बेटा लिविंग क्रिएचर्स लाखों अरबों खरबों बहुत सारे हैं, लेकिन वो सिर्फ 5 ग्रुप में आते हैं। मोनेरा में, जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आ जाती हैं। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, जिसमें पैरामीशियम, अमीबा, एंट अमीबा, हमारे अंदर जो मलेरिया डिजीज को कोज करते हैं प्लाज्मोडियम, वो सब आ जाते हैं। प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया, ये सब डिटेल्ड हम कर चुके। मैंने यहाँ पर किस लिए लिखा, इनको लिखने का मेन मोटो यही था कि हमें पता होना चाहिए कि इन्हीं की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। कई बार नीट के अंदर रैंडमली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डे पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी है। देखो ये तो इस बार जो 22 मई को सेलिब्रेट किया गया वो था। हर साल 22 मई को एज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वैराइटीज़ हैं, कोई बैक्टीरिया है, कोई क्या है, प्लांट है, फंगस है, तो हर साल बेटा 22 मई एज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट की जाती है। वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट होता है अप्रैल 22। ये याद रखनी है, पता नहीं कब कहाँ से क्या चीज़ पूछ ली जाए, और ये चीज़ें पूछी भी जाती है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी कुछ टाइम पहले ही गया, कब, 5 जून को। एक वर्ल्ड ओजोन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, और इस चीज़ को आप लोग सर्च करोगे गूगल बाबा से एंड देन मुझे टेक्स्ट करोगे कि मैम वर्ल्ड ओजोन डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दी। देन प्रेफर टू गूगल बाबा और टेक्स्ट करो मुझे कि कब सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड ओजोन डे को। क्लियर। सेल की जब बात आती है बेटा, सेल एक सिंगल यूनिट होती है एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ द लाइफ।
जल्दी में मैंने लाइट लिख दिया। क्या बोलते हैं, इट इज़ द सिंपलेस्ट यूनिट, सिंगल यूनिट होती है जो कि लाइफ का सोर्स है। जैसे कि अगर हम हमारी ही बॉडी की बात करें, अरबों खरबों सेल्स रहती है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स रहती है ह्यूमन बॉडी में। इसका मतलब ये हमारी फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल, हमारे सारे फंक्शन को करने वाली। कैसे? जैसे लीवर की हम बात करेंगे बेटा, लीवर को जो सेल्स बनाती हैं उनका नाम है हेपेटोसाइट सेल्स, और यही सेल्स हेल्प करती है लीवर का सीक्रेशन, जिसको कि हम बाइल के नाम से जानते हैं, उसको बनाने में, है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने 10th क्लास में पढ़ा कि जो स्टमक होता है उसमें 2 मेन सेल्स होती है, ऑक्सेंटिक और चीफ सेल। ऑक्सेंटिक सेल का काम क्या रहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती है। चीफ सेल का काम क्या रहता है कि जो पैप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंजाइम्स वगैरह रहते हैं उनको रिलीज करती है। ह्यूमन बॉडी एक है, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने कम लिखे, लेकिन देखो हर सेल को अपना फंक्शन पता है। हेपेटोसाइट को पता है कि भाई तुझे बाइल ही बनाना है। ऑक्सेंटिक सेल को पता है तुझे पैप्सिन को रिलीज नहीं करना, तुझे सिर्फ क्या करना है, HCl को रिलीज करना है। चीफ सेल को इसका खुद का काम पता है। इसका मतलब हुआ कि हर सेल, जितनी भी सेल्स है वहाँ पर हमें डिवीजन ऑफ लेबर, मजदूर होते हैं ना, सबको अपना काम पता है, और यही हमारी सेल की खासियत होती है बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर? चलो, एक चीज मैं ऐसे ही जब ये लिखने की लग रही थी, सडनली माइंड में स्ट्रक कर गई और मैंने लिख दिया। कोविड-19 में जो डेथ रेट है, डेथ होती जा रही है। कोविड-19 है ना, कोरोना जो काल चल रहा है अभी, कोविड-19 में जो डेथ का रीजन है वो साइटोकाइन बर्स्ट। हमारी बॉडी के कुछ इम्यून सेल्स रहती है जिनका नाम है साइटोकाइनिन। आज इसको यहाँ पर लिख रही हूँ, और जब हम 12th क्लास में जाएंगे तब मुझे याद दिलवाना कि मैम आपने साइटोकाइन का नाम लिया था, जो कि कोविड-19 में डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। क्या होती है ये चीज़ मैं आपको तब समझाऊंगी। 12th क्लास की जो हमारी 3rd यूनिट है उसका 1st चैप्टर आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और उसमें हम इन चीज़ों को करेंगे। ठीक है। हमारी NCERT में एक लाइन लिख रखी है, क्या, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग कॉल्ड रिडक्शन बायोलॉजी। जितने भी फिजिकल केमिकल अप्रोच होते हैं एक लिविंग को समझने के लिए, एक लिविंग को स्टडी करने के लिए, उसको बोलते हैं रिडक्शन बायोलॉजी। रिडक्शन बायोलॉजी का क्या मतलब है? रिडक्शन का मतलब उल्टा चलना, और बेटा हम उल्टा ही तो चलते हैं। हम हमेशा पढ़ते आते हैं सेल बनती है, सेल टिश्यू को बनाती है, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म में हमने सबसे पहले पढ़ा क्या क्या ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ऑर्गन सिस्टम में इससे पहले वाले चैप्टर में हमने किया टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम से अब हम किधर जा रहे हैं, सेल की तरफ, और यही क्या होती है, रिडक्शन बायोलॉजी। रिडक्शन बायोलॉजी को अगर प्रैक्टिकली हम समझे, जितनी भी बायोलॉजिकल थ्योरी या फैक्ट होते हैं अगर आपको स्टडी करनी है तो उसके सबसे सिंपलेस्ट चीज़ को उठाएंगे। ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ह्यूमन तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ह्यूमन को स्टडी करने के लिए हमें किसको स्टडी करना पड़ेगा बेटा, सेल को। तभी तो हमें पता चला कि ATP की फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना। प्रोटीन की फॉर्मेशन राइबोसोम्स करते हैं। यानी कि ह्यूमन बॉडी को तो हमने समझा, लेकिन उल्टा चल के उसकी सेल को, एक सिंगल सेल को स्टडी करके हमने ह्यूमन को पढ़ा, एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ा, और यही होती है रिडक्शन बायोलॉजी। क्लियर? सेल की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, लेकिन सेल के साथ में, जब हम सेल के साथ में मोलिकुलर और मेटाबॉलिक चीज़ों को भी पढ़ेंगे उसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी। कई जगह लिखा मिलेगा साइटोलॉजी, आज के टाइम पे उसको सेल बायोलॉजी। बेटा ओनली एक सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी, लेकिन क्या कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने ऑर्गेनली हैं, इन सब की जब उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम स्टडी करें, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक सेल में, उसकी डिटेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेल बायोलॉजी। इसका मतलब सेल बायोलॉजी दो चीज़ों से मिलके बनी है, साइटोलॉजी और प्लस में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेल को भी स्टडी करें और मॉलिक्यूल्स को भी स्टडी करें। साइटोलॉजी जो टर्म थी, दिस वाज गिवन बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड हर्टविग।
सेल बायोलॉजी का जो जनरल सा इंट्रोडक्शन है, इसका लिखने का मेन जो एम था मेरा वो यही था कि हमें जनरल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फादर ऑफ साइटोलॉजी इज नोन एज रॉबर्ट हुक। हम सब जानते हैं रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहली सेल को स्टडी किया था और उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट हुक की बुक का क्या नाम था बेटा? माइक्रोग्राफिया। और रॉबर्ट हुक वॉज ए इंग्लिश साइंटिस्ट। बट फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी हम बोलते हैं स्वानसन। एक और साइंटिस्ट स्वैनसन, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। और जो स्वैनसन है बेटा उसने एक बुक लिखी थी द सेल। जैसे ही हुक ने लिखी थी माइक्रोग्राफिया, स्वैनसन ने लिख रखी है द सेल। इंडियन साइटोलॉजिस्ट का भी पूछ लिया जाता है कि भाई सब की बात कर रहे हो, इंडिया में कौन है? इंडियन साइटोलॉजिस्ट वाज द A.K. शर्मा। एक और साइंटिस्ट का नाम है H.J. मुलर। उन्होंने बेटा ये साइटोजेनेटिक टर्म दी थी। ये साइंटिस्ट के नाम तब याद होंगे जब एक दूसरे से पूछते रहोगे। सेल थ्योरी आई थी जो कि हम आगे डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शेल्डन एंड सचुआन। जो इन्होंने सेल थ्योरी दी, रुडोल्फ वर्चो ने उसको एक्सपेंड किया था। कैसे किया ये सारी चीजें करेंगे। एक और साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है जो आता रहता है, हेबरलैंडेंट। ही गेव द टर्म ऑफ सेलुलर टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी एक सेल की एबिलिटी कि एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए। एक सिंगल सेल ने जब पूरे ऑर्गेनिज्म को बना दिया उसको बोलते हैं सेलुलर टोटीपोटेंसी। क्लियर बेटा? तो जब हम सेल की डिस्कवरी के ऊपर चलते हैं, जो हुक, रॉबर्ट हुक का जो टाइम पीरियड था वो कब था? उसने जो सबसे पहली सेल डिस्कवर की वो कब की थी? 1665, 1665 यानी कि 17th सेंचुरी में। लेकिन इसने जो सेल को किया था डिस्कवर वो डेड थी। पहली लिविंग सेल को जिसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, पहले जिसने ऑब्जर्व किया वो था लीवनहोइक। लेकिन लीवनहोइक कोई साइंटिस्ट नहीं था, एक आम आदमी था। बेचारे की एक शॉप थी, केमिस्ट टाइप, फिजियोथेरेपिस्ट टाइप था, और फिर भी उसका बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बड़ा इंटरेस्ट था। बेटा रॉबर्ट हुक ने जिस चीज़ को स्टडी किया था वो क्या था? कॉर्क सेल। किसको स्टडी किया था? कॉर्क सेल को स्टडी किया। और अगर कॉर्क सेल की बात करें, ये जिस प्लांट से मिलती है उसका नाम है क्वेरकस शूबेर। क्लियर? और अगर कॉर्क की बात करें तो ये डेड होती हैं। इसने जब उनको स्टडी किया तो ये देखा कि भाई वहाँ पर तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसके जैसे स्ट्रक्चर थे, यानी कि जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट, स्मॉल रूम बने रहते हैं। और लैटिन लैंग्वेज की हम बात करें तो स्मॉल रूम को हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं सेला, CELLA। और धीरे धीरे करके जब टाइम चेंज हुआ इसी सेला को बोलने लग गए सेल। जब 17th सेंचुरी की बात करते हैं, दो ही साइंटिस्ट ऐसे थे जिनके पास में एडवांस्ड माइक्रोस्कोप था। ध्यान से सुनना, सॉरी इसको तो साइंटिस्ट बोलेंगे ही नहीं। दो ही लोग ऐसे थे जिनके पास एडवांस्ड क्या था बेटा? माइक्रोस्कोप, हुक और लीवनहोइक। लीवनहोइक ने जब कॉर्क सेल को स्टडी किया तो क्या देखा कि उस सेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं कॉर्क के अंदर। सबका साइज भी बराबर था, जैसे एक छोटा कमरा रहता है, ठीक है। और जैसे एक मधुमक्खी के छत्ते में इक्वल कंपार्टमेंट्स रहते हैं वैसे था। तब उसने उसको नाम दिया था सेला। और इस चीज को उसने अपनी माइक्रोग्राफिया की बुक में लिखा था। और माइक्रोग्राफिया बुक में कई सारे चैप्टर है। माइक्रोग्राफिया बुक का जो 18th चैप्टर है, ठीक है, माइक्रोग्राफिया बुक का जो 18th चैप्टर है उसका नाम है ऑब्जर्व। उसके अंदर बेटा उसने सेल के बारे में लिख रखा है। एक्चुअली में जो हुक ने जो चीज़ डिस्कवर की थी वो थी सबराइज्ड सेल वॉल। सबराइज्ड सेल वॉल का मतलब कि उस सेल वॉल के ऊपर जो केमिकल था उसका नाम था सबरिन, जो कि डेड होती है, ना कि लिविंग। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लीवनहोइक के बारे में और फिर हम अपनी वीडियो बनाने लग जाएंगे अपनी बुक में से।